हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर के हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका नाम है वीकली मार्केट रिव्यू, जो मैं हर हफ्ते करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ है, कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ है, कहाँ में अच्छा मौका बन सकता है प्रॉफिट कमाने का, कहाँ हम लॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशन है मार्केट की, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा स्टॉक चल रहा है। तो हम ऊपर से लेके नीचे तक एनालाइज करते हैं मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को, एशियन मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को, सेक्टर को, स्टॉक्स को। फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए या कहाँ हमें ट्रेड या पोजीशन बनानी चाहिए, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो आपका स्वागत है इस वीकली मार्केट रिव्यू में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे। और तो हम आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट पे, जिसमें हम पहले वर्ल्ड मार्केट और एशियन मार्केट्स को देखेंगे। तो वर्ल्ड मार्केट्स में हम पहले देखेंगे डाउ जोन्स को, जो यूएसए का इंडेक्स है, और उसके बाद नेस्डैक जो यूएसए का आईटी सेक्टर है उसका इंडेक्स है। तो डाउ जोन्स इस हफ्ते 1.5% से ज़्यादा ऊपर चला है, नेस्डैक भी 1.5% के आसपास चला है, कैक भी थोड़ा सा नेगेटिव रहा है इस हफ्ते, लेकिन ओवरऑल ठीक दिखा है, डैक्स भी ठीक दिखा है, यूरो स्टॉक्स भी ऊपर था। और एशियन बाजार में जापान भी काफ़ी अच्छा चला है, 3.25% की तेज़ी के साथ। कॉस्पी भी अच्छा चला है, हैंगसेंग भी अच्छा चला है, 5.25% की तेज़ी रही है हैंगसेंग में, जो हांगकांग का इंडेक्स है। एसएससी कंपोजिट भी जो चाइना का है वो भी 1% चला है, यानी ग्लोबल क्यूज और एशियन क्यूज हमें अच्छे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और इस हफ्ते फेड का न्यूज़ भी था, जो 18 सितंबर को जो न्यूज़ थी फेड की वो भी आई है इस हफ्ते। तो न्यूज़ का जो इंपैक्ट है वो भी बताता हूँ मैं आपको। यूएसए बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो डाउ जोन्स है। और फेड की न्यूज़ का इंपैक्ट भी, फेड ने जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.5% कम किया है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन अमेरिका में दिख रहा था, तो उसकी वजह से फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम किया है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बूस्ट मिला है अमेरिकन बाजार को। बट उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हम कभी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते। न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी चार्ट्स में होती है। तो डाउ जोन्स हमें पहले भी काफ़ी हमने जो एनालाइज किया था उसमें हमें 50 डे मूविंग एवरेज पे मिला था, और वहाँ पे एक बिग गैप था और 38% का रिट्रेसमेंट था। वहाँ से डाउ जोन्स ने एक अच्छा शेडो बनाया था और एक हैमर कैंडल दिया था, और उसके बाद वहाँ से जो उछाल आया वो ऑल टाइम हाई पे बंद आया। नेस्डैक में भी हमें 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट प्लस 38% रिट्रेसमेंट मिला था, वहाँ से 7% का उछाल आया नेस्डैक में। तो ये हम न्यूज़ को ट्रेड नहीं करते, हम तो चार्ट्स को ट्रेड करते हैं। तो चार्ट्स ने हमें जो बताया था उसको हमने देखा, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा उछाल आया। तो हम आ चुके हैं इंडियन मार्केट की प्रेजेंटेशन चार्ट। तो इंडियन मार्केट निफ्टी इस हफ्ते 2.25% चला और लास्ट वीक भी 2% चला था। सेंसेक्स भी पिछले हफ्ते 2% चला था और इस हफ्ते भी 2% चला है। और बैंक निफ्टी में शानदार तेजी रही, जो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में फर्स्ट हायर बॉटम हमें देखने को मिल सकता है, और डब्ल्यू का नेकलाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ से ये तो खुलने के बाद ऊपर जाएगा, या यहाँ से ये गैप अप भी खुल सकता है, तो एक्जैक्ट वही हुआ है। तो 3.25% पहले चला था और 3.5% इस हफ्ते चला है। इंडिया विक्स भी लास्ट वीक बहुत गिरा था, वोलेटिलिटी कंट्रोल में आ गई थी, जो 70% गिरा था, इस हफ्ते स्टेबल रहा है। और निफ्टी ने इस हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई बनाया है 25,849 का, और क्लोज 25,790 पे आया है। बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, 53,773 पे क्लोजिंग दी है, जो ऑल टाइम हाई बनाया है। और फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा रहा और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा चला। अब चलते हैं सेक्टर्स के चार्ट पे, यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो निफ्टी फार्मा जो हमने लास्ट हफ्ते में ये चार्ट प्रेजेंटेशन की थी, उसके पहले जो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही थी थोड़ी सी। तो निफ्टी फार्मा में 1% की जो हमें 1.25% का जो तेजी दिखा था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा, 2% थोड़ा सा नीचे आया। निफ्टी फार्मा आईटी भी 3.5% ऊपर था, तो अब 3.5% नीचे आया, यानी स्टेबल, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। एफएमसीजी हमारा स्टेबल है, काफी तेज चल रहा है एफएमसीजी। ऑटो में भी हमने बात की थी, ऑटो का जो बॉटम मैंने बताया था, फर्स्ट बॉटम नीचे है जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था ऑटो सेक्टर में, और सेकंड बॉटम ये ऊपर है। जैसे ये ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ऑटो ने बहुत शानदार तेजी दिखाई है। पीएससी सेक्टर तो हम ट्रेड कर ही नहीं रहे काफी दिनों से, मैंने बताया कि पीएससी और पीएससी बैंक से हमें दूर रहने की जरूरत है, और एनर्जी और मीडिया से दूर रहने की जरूरत है। तो हमने ये तो कभी ट्रेड ही नहीं किया है। हमने रियलिटी की बात की थी, रियलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो रियलिटी भी एक पिछले लास्ट वीक में 3% चला और इस हफ्ते 4.5% चला है। इंफ्रा भी बात की थी, तो इंफ्रा भी 1.5% दोनों हफ्तों में चला है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो हम ट्रेड कर रहे थे वो भी 4.25% और 1.5% चला है। ये हो गई सेक्टर्स की बात। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी को देखेंगे, रिलायंस एचडीएफसी को देखेंगे और सेक्टर्स को देखेंगे, और अपने ट्रेड्स डिस्कस करेंगे कहाँ हम ट्रेड करें और किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में ट्रेड करें, और लास्ट जो हम ट्रेड कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जो ये यहाँ से अगस्त में ट्रेंड चला था गिरने के बाद, ये 20 मूविंग एवरेज प्लस 38% का रिट्रेसमेंट लेवल सपोर्ट बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो वहीं से मार्केट ने 1000 पॉइंट की रैली की है निफ्टी ने। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 38% का जो एक डोजी कैंडल बना है, इसमें 38% के बाद जब ये चलने के बाद एक जो बिग ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद जो ये सपोर्ट था, तो ये इनिशियल सपोर्ट था, इसके बाद मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी भी यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ से। और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,000 का होगा निफ्टी में। अभी ये सपोर्ट लेवल एक यहाँ पे है 25,330 का सपोर्ट लेवल, हमें ये काफ़ी क्रूशियल नंबर रहेगा। और 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट, अगर ये ट्रेंड बचना है तो 25,200 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि निफ्टी जगदम से बहुत ऊपर निकल चुका है। यहाँ से या तो ये साइडवेज होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, या जगदम से 26,000 के पास जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, और वही मार्केट के लिए सही होगा। जगदम से एक रैली आएगी तो वो मार्केट हजम नहीं कर पाएगी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो जब यहाँ पे गिरावट आई थी जो 6 सितंबर को, मैंने एक वीडियो किया था कि ये मार्केट यहाँ से गिरने के बाद या तो ऊपर आएगा या ये गैप डाउन भी खुल सकता है, क्योंकि ये नेकलाइन का ये सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट एरिया था नेकलाइन का, ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा, और यहाँ से जैसे ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, इसमें बहुत तेजी आ जाएगी, और हमें ये पहला हायर लो मिल जाएगा। जो हायर हाइज बनते हैं ट्रेंड में और हाई लोज बनते हैं, तो पहला हायर लो मिल जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3000 पॉइंट की रैली आई है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो बैंक निफ्टी में बहुत
शानदार तेजी आई है, तो अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी यहाँ से रेस्ट या होल्ड ले सकता है, उसके बाद या कंटिन्यू करेगा या थोड़ा सा करेक्शन भी दे सकता है। जो ये तो पहले हमारा जो सपोर्ट है, जो मैंने ये लाइन लगाई हुई है, एक तो ये सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट एरियाज हैं इसमें अभी, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। अब देख लेते हैं रिलायंस और एचडीएफसी के चार्ट को। तो हम आ चुके हैं रिलायंस के चार्ट पे। रिलायंस के चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ये डबल बॉटम कर सकता है, तो वहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिला है और उसके बाद ये वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है कि ये डबल बॉटम हो चुका है, तो इसलिए मार्केट को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है ऊपर जाने में। तो रिलायंस तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी, हम इसको बाय भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वेटेज लगता है निफ्टी में, तो हम इसको खाली निफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ना कि हम इसको ट्रेड करते हैं। बट इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसा चल रहा है, तो हमें निफ्टी में आइडिया लग जाएगा कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। तो अब चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे और एचडीएफसी को देखते हैं। तो हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट को मैंने आपको बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज को रजिस्ट कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज को जिस दिन ये क्रॉस करेगा, इसके ऊपर जाएगा, तो इसमें बुलिश मोमेंटम आ जाएगा। तो इसने ये साइडवेज रहने के बाद काफी दिनों के बाद रजिस्ट किया और उसके बाद ये क्रॉस हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कितना शानदार चला है। 50 डे मूविंग एवरेज एक मैजिक की तरह काम करता है। अगर आप इसको सही से यूज करना सीख गए तो ये बहुत अच्छा खासा आपको टारगेट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, और टारगेट भी आपको बता सकता है कि ये कितना स्पीड भी बता सकता है, कितनी स्पीड से ऊपर जा सकता है। तो ये था एचडीएफसी का चार्ट। एचडीएफसी जैसे ही चला तो बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है एचडीएफसी और आईसीआई बैंक का बैंक निफ्टी में। अब चलिए चलते हैं सेक्टर्स के चार्ट पे और सेक्टर्स को देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कहाँ है और कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है कौन से सेक्टर में। फार्मा के चार्ट पे तो ये फार्मा में काफी दिनों से बड़ा अपट्रेंड चला था। जो ये बिग हैमर कैंडल हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज के पास, तो इसने इसको क्रॉस किया था 50 और 20 मूविंग एवरेज को। उसके बाद कंटिन्यूसली हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड देखने को मिला फार्मा में। अब थोड़ा सा 2 हफ्तों से ये थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है इसमें। तो ओवरऑल फार्मा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। अगर ये 20 मूविंग एवरेज को फिर से क्रॉस कर लेगा तो ये फार्मा फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सीआईपी लेवल पे है। ये जो है ये काफ़ी दिनों के बाद, जो पहले यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, बट इसमें 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो ये हमें ये प्रॉफिट बुकिंग के थोड़े साइन दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अच्छा है फार्मा। आप देखते हैं आईटी के चार्ट को। तो हम आ चुके हैं निफ्टी आईटी के चार्ट पे। तो आईटी भी काफी जो बड़ा ट्रेंड चला था, ये हैमर देने के बाद ये जो 50 और 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर एक ट्रेंड पकड़ा था, उसके बाद थोड़ा सा ये फिर गिरा था, यूएसए मार्केट गिरा था उसके साथ, क्योंकि ये इंटरकनेक्ट होता है। जो आईटी का जो सेक्टर है, ज़्यादातर बिजनेस आईटी का बिजनेस यूएसए मार्केट से आता है, तो इसलिए ये इंटरकनेक्ट होता है यूएसए मार्केट से। तो जब भी यूएसए मार्केट में कुछ होता है तो ये भी गिरता है। तो अभी ये थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। इसने फ्राइडे को एक डोजी कैंडल बनाई, तो फार्मा के साथ आईटी भी वैसा ही दिख रहा है। तो आईटी भी काफी अच्छा दिख रहा है अभी वैसे। और हम इन्हीं 5-6 सेक्टर्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो हम काफी दिनों से जो ट्रेड कर रहे हैं, बाकी किसी सेक्टर को नहीं देख रहे। आप देख लेते हैं और सेक्टर्स को। तो हम आ चुके हैं एफएमसीजी सेक्टर में। तो एफएमसीजी भी काफी दिनों से वहीं, जो एफएमसीजी में भी ट्रेंड चला था, जब भी मार्केट में वॉल्टिलिटी बढ़ती है तो फार्मा और एफएमसीजी में ही लोग ट्रेड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये काउंटर का काम करते हैं। इसने एक हैमर कैंडल बनाया था 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज पे, उसके बाद एक शानदार अप ट्रेंड देखने को मिला, और उसके बाद भी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसमें काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मैरिको, जो हमने डाबर ये काफी डिस्कस किए थे ट्रेड्स। तो ये हमारे ट्रेड्स अभी चल रहे हैं। अब देख लेते हैं निफ्टी ऑटो को। तो निफ्टी ऑटो में मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एक बॉटम बना था, उसके बाद ये डबल बॉटम करने की कोशिश कर रहा है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बॉटम बहुत नीचे था और ये बॉटम बहुत ऊपर है। तो ऑटो में भी वैसा ही हुआ है और ऑटो स्ट्रॉन्ग हो गया। हमने डिस्कस किया था एमएनएम, अपोलो और स्कॉट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था पोस्ट में कि स्कॉट्स में एक डब्ल्यू पैटर्न, तो स्कॉट्स भी काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो स्कॉट्स भी 7% फ्राइडे को ऊपर था, और एमएनएम भी काफ़ी ऊपर गया था 4-5%। तो ये बहुत अच्छा हो चुका है ऑटो। और देखते हैं कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है। तो रियलिटी में भी हमने बात की थी कि रियलिटी भी इस जो ये डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद साइडवेज होने के बाद ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करा, तो ये बहुत तेज हो जाएगा। तो इसमें भी हमें तेजी देखने को मिली है। रियलिटी में भी 4.5% ऊपर चल गया इस हफ्ते। अब इंफ्रा में भी मैंने बात की थी, इंफ्रा में भी हम डिस्कस कर रहे थे, इंफ्रा भी अच्छा हो गया है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है इंफ्रा। तो इंफ्रा भी अच्छा चल रहा है। बाकी मीडिया हम ट्रेड करते हैं, एनर्जी थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, मेटल भी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो ये हमारे जो 6 सेक्टर से हम इन्हीं को ट्रेड करेंगे। एक और सेक्टर जो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसको भी देख लेते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल के चार्ट पे। तो इसने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया था, जब निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो ये यहाँ से भी एक तरफा रैली दिखाई है। 50 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है अगर आप इसको सही से यूज़ करें, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड कैसा अप है। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल ने यहाँ से एक साइड रैली की है। तो हमारा सेक्टर है जो पहला, वो है ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, आई और रियलिटी, और इंफ्रा भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो। बाकी हमने एनर्जी और मीडिया वगैरह को छोड़ दिया है। तो अब देख लेते हैं स्टॉक्स को जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, और हमारे पुराने ट्रेड्स को भी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के चार्ट पे। जो पहला स्टॉक है वो हमारा एमएनएम, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि एमएनएम में डबल बॉटम हो चुका है, और 50 डे मूविंग एवरेज को जैसे ये क्रॉस करे तो ये काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो इसने एग्जैक्ट वही हुआ, और इसने 5% का शानदार मूव दिखाया। और उसके बाद आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि कितना हाई वॉल्यूम आ चुका है इसमें। तो इसके बाद हम अगला ये जैसे ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, तो इसके बाद हमारा अगला टारगेट जो 3000 का ब्रेकआउट देगा, तो हमारा अगला टारगेट 3200 तक इसमें जा सकता है, जो ये रेक्टेंगल पैटर्न बना है। तो एमएनएम काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक हमारा है मारुति, ये भी डबल बॉटम पे है। तो ऑटो सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगा है। तो हमारा मारुति भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, डबल बॉटम हो चुका है इसमें, और डबल बॉटम का वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन भी हो रहा है। बट इसमें एक थोड़ा सा गैप का रेजिस्टेंस था, तो ये गैप को भी रजिस्ट करा। जैसे ये गैप के ऊपर निकलेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा, ये रिटेस्ट भी कर सकता है इसको, तो ये हमें 13,500 या 13,700 तक भी ये जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं। मारुति भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा स्टॉक है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा स्टॉक। तो तीसरा स्टॉक भी हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था,
मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कि जो 17 तारीख को पोस्ट किया था कि इसमें एक डबल बॉटम है स्कॉट्स में, तो ये डबल बॉटम काफ़ी अच्छा चल सकता है। जैसे ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो इसने 50 डे मूविंग एवरेज को 1-2 दिन रजिस्ट किया और वहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनाया, शेडो लिया नीचे से, उसके बाद इसने सीधा ब्रेकआउट दिया और बहुत बड़ा कैंडल बना है इसमें। उसका ये ब्रेकआउट हुआ था जो नेकलाइन का डब्ल्यू का, और बड़ा वॉल्यूम भी हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट इसमें ये चीज़ है कि इसमें एक बड़ा कैंडल हो चुका है, तो अब ये थोड़ा सा हॉल्ड लेके या तो ये थोड़ा सा नीचे आके इसमें नेकलाइन का फिर से CIP कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है, उसके बाद फिर ऊपर जा सकती है, एकदम ऊपर जाके थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है। तो ये तीसरा स्टॉक है। अब देख लेते हैं चौथा स्टॉक। तो चौथा स्टॉक हमारा है रियल्टी सेक्टर से। रियल्टी सेक्टर में जो गोदरेज प्रॉपर्टी है काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। इसने गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाया और उसका ब्रेकआउट भी दे रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, जो ये 3000 का लेवल है इसमें, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये काफ़ी ऊपर तक 3300 तक जा सकता है। तो 10% ऊपर का हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है इसमें, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं चौथा स्टॉक। तो चौथा स्टॉक भी रियलिटी से है, ये है DLF में भी हमें काफ़ी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा था काफ़ी दिनों से, तो उसको भी इसने ब्रेक करके सपोर्ट बनाया और काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। और RSI भी 60 के ऊपर जा रहा है और ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रेंड लाइन भी, ये जो ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन है जो इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा जा सकता है ऊपर। तो चौथा हमारा ये स्टॉक हो गया DLF। अब पांचवा हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो हमने एक छोटा सा कप पैटर्न इसमें 2021 का डिस्कस किया था, तो उसने इसको ब्रेकआउट भी दिया और परफेक्ट CIP भी किया, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया, प्राइस का सपोर्ट भी लिया और इंडिकेटर का सपोर्ट भी लिया और वहाँ से ये काफ़ी अच्छा चला है। 100-120 रुपये ऊपर है। अभी भी इसमें काफ़ी बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं छठवां स्टॉक। तो ये है हमारा MFSL भी हमने डिस्कस किया था कि ये 1160 तक हम बाय कर सकते हैं, तो उसके आसपास ही अभी चल रहा है। लेकिन इसमें ये रेड कैंडल्स मुझे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा वेट साइडवेज भी कह सकते हैं। जो ये रैली हुई थी तो ये भी साइडवेज भी दिख रहा है, तो ये हम इसको बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और एक स्टॉक देख लेते हैं। तो ये हमारा लूपिन का है, जो हमने काफ़ी बड़ा कप डिस्कस किया था, फार्मा को काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट CIP लेवल पे आ चुका है। बहुत छोटा सा रिस्क है इसमें। अगर ये CIP लेवल के जो ये ब्रेकआउट लेवल था इसके नीचे जाता है तो ये हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड, या आउट हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। बट ये अभी बहुत ही शानदार एंट्री लेवल पे है, तो ये हमें इसको भी अभी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मेरे प्रीवियस ट्रेड्स भी, और जो इन्फोसिस का था, HCL टेक, डाबर, हेवेल्स का था, उनमें सब में क्या हुआ, और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए उनके चार्ट पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं हेवेल्स के चार्ट पे। तो हेवेल्स में हमने काफ़ी दिनों पहले ये डिस्कस किया था कि इसमें एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, उस पर ये 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। तो ये ऊपर गया और इसने ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको सपोर्ट बनाया, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, CIP किया। उसके बाद ये एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो हेवेल्स में अभी भी हमारा बड़ा टारगेट है। पहला हमारा जो टारगेट है वो 2200 और 2300 का है, उसके बाद 2400 तक भी हमें हेवेल्स को देखने मिल सकता है, जो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो पहला जो हमारा स्टॉक था जो हमने ट्रेड के लिए कहा था वो था हेवेल्स। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक हमारा था इन्फोसिस में हम थोड़े अभी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि इन्फोसिस हमारे ब्रेकआउट लेवल से नीचे चल रहा है। बट इसमें एक फ्राइडे को एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम हुआ था और एक जो नीचे से शेडो आया था, डोरी टाइप कैंडल बनाया था, नीचे 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। तो इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और हमें इसमें अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्फोसिस के बाद हमारा अगला जो ट्रेड था वो था HCL टेक। तो HCL टेक भी यहाँ से काफ़ी अच्छा गया था, बट जो थोड़ा सा अमेरिकन बाजार ठंडे हुए थे, जो फेड का एक अनाउंसमेंट आने वाला था रेट कट्स का, उसकी वजह से हमारे IT सेक्टर को भी थोड़ा सा झटका लग रहा था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया था। बट इसने भी कवर किया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाया है, बुलिश अदामिक पैटर्न सा बनाया और नीचे से शेडो आया और ग्रीन वॉल्यूम भी बढ़ा। तो ये भी हमारा ट्रेड अभी एक्टिव है, जो हमने 1700 से बाई किया था, अभी भी ये ऊपर ही चल रहा है, 1760 के आसपास चल रहा है और ये 1800 तक गया था। अब एक और जो हमारा ट्रेड था वो था डाबर का। तो डाबर भी हमारा जो हमने बताया था कि डाबर ब्रेकआउट देने के बाद ये इसके आसपास CIP कर सकता है, तो इसने भी CIP किया था। तो हमारे ओवरऑल स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। हमने काफ़ी नए स्टॉक्स भी देखे, पुराने हमने ज़्यादातर अपने उन्हीं स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुए जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो उनमें काफ़ी अच्छा भी ट्रेड मिल सकता है, उनमें भी आप नज़र बनाए रखें तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का वीकली मार्केट रिव्यू जो मैं हर हफ्ते करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत आपको वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, जो एक्जैक्ट मार्केट में हो रहा है वो आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ। तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा कि मैंने क्या बोला था, ओवर मार्केट में हुआ है कि नहीं हुआ है, और काफ़ी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए थे वही स्टॉक्स चले हैं। तो आपको पता लगेगा कि मैं कितनी वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो अब आप पर है कि आप इन वीडियोज़ को कितना प्यार देते हैं, आपको कितने ये वीडियोज़ पसंद आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। Like, comment, and subscribe.